नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। विगत दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब भारत के संसद में 3 नए कानून के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को में बदलाव के लिए एक नया प्रस्ताव लाया, एक नया कानून लाया। यह निश्चित रूप से ये बहुत ही बेहतरीन पहल है, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद या विगत 77 वर्षों में ही नहीं, भारत में आज जितने भी कानून हैं वो सब अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ है। स्वाभाविक है कि स्वतंत्र भारत में हमारे अपने विधि विधान होने चाहिए। यह भी बात सत्य है कि हमारा विधान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, ताकि विश्व के अनेक जो 199 अन्य देश हैं उन देशों में और हमारे देश के जो कानून हैं उसमें बहुत हद तक समरूपता होना बहुत नितांत आवश्यक है। इसका वजह यह है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स भारत में क्राइम कमिट करने के बाद, चाहे वो किसी प्रकार का क्राइम हो, आपराधिक हो, आर्थिक हो या जितने भी क्राइम हैं, अधिकांशतः क्राइम कमिट करने के बाद वो विदेश भाग जाते हैं। उनका एक्स्ट्राडिशन होना बहुत मामले में मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे साथ, भारत के साथ, विभिन्न देशों के साथ बहुत देश ऐसे हैं जहां एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बाद भी हमारे देश और उसके देश में जो कानून में पेच है, उस पेच को सुलझाने में समय निकल जाता है और अपराधी विदेश में ही रह जाते हैं और अपने देश में जिनके विरुद्ध उन्होंने अपराध किया था उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। आज भी भारत में सैकड़ों ऐसे अपराधी हैं जो भारत में अपराध करने के बाद विदेश में अपना संरक्षण लिए हुए हैं। या नहीं कहेंगे कि उन्हें संरक्षण किस हालात में मिल रहा है, क्योंकि पुलिस को भी मालूम है, राजनेताओं को भी मालूम है, कार्यपालिका, विधानपालिका, सभी को पता है कि जो अपराध करके लोग देश से छोड़कर भागे हैं वो किस देश में है। लेकिन कानूनी दांवपेच के कारण ही हम उसे अपने देश में लाकर सजा नहीं दे पाते हैं। अमित शाह ने 3 तरह के जो बिल दिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये एक तरह से उनका भी मानना है और देश के लोग भी इस बात को मानेंगे कि यह मूलतः अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसको समाप्त करना है। गृह मंत्री का कहना है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, फिर बाद में 1973 में इसका जो संशोधन हुआ और एविडेंस एक्ट 1872 को समाप्त कर 3 कानून भारत के लोगों के लिए, भारत के न्यायिक व्यवस्था, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए 3 नए कानून लाए गए हैं। गृह मंत्री का कहना है कि इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह पे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह में भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अब स्थापित होगा। सरकार का मानना है कि ये जो समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं। सरकार यह मानती है कि 3 नए कानून की आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। सरकार यह भी मानती है कि भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन 3 कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1919 में कहा था कि अंग्रेजों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित के अनुरूप कानून लाना चाहिए। उन्होंने भारत के संसद को बताया कि इस कानून को लाने के पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों और जनता ने इस नए कानून पर अपना सुझाव दिया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ और वे स्वयं 158 बैठकों में सम्मिलित हुए। नए नियम के हिसाब से भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा में पहले के 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं होंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि ये तीनों पुराने कानून गुलामी के निशानियों से भरे हुए थे। इसमें ब्रिटेन की संसद ने पास किया था और कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज नए कानून को भारत के नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस नए कानून के हिसाब से इस नए कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर, लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता प्राप्त दे दी गई है। इसी तरह नए कानून के हिसाब से एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और फिर चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। इस नए कानून के हिसाब से सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकता है। यह गृह मंत्री का दावा है। पुलिस द्वारा ऐसे रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण कन्विक्शन रेशियो को 90% के ऊपर लाया जा सके। इस नए कानून के हिसाब से नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार 0 एफआईआर को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो,
उसे अपने थाने क्षेत्र के बाहर रजिस्टर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना दे सकें। सबसे बड़ी बात, यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। इस नए कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिन में फरियादी को स्टेटस देना कंपलसरी होगा। इतना ही नहीं, पीड़ितों को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकती है। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। इसके अलावा छोटे मामलों में समरी ट्रायल का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराधी समरी ट्रायल्स में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से सेशंस कोर्ट में तकरीबन 40% से अधिक केस समाप्त होने की आशा है। वैसे इस नए कानून में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की जो समय सीमा है तय की गई है और परिस्थिति को देखकर अदालत के आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकती है। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। इस नए कानून में इस बात का भी व्यवस्था है कि सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डिम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। इस नए कानून में शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में रखा गया है। गैंग रेप से संबंधित सभी मामले में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान भी रखा गया है। मॉब लीचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दोनों तरह के प्रावधान रखे गए हैं। इस नए कानून में हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, यानी पहले के कानूनों में आतंकवाद से संबंधित जो बातें थी उसमें कोई उसका व्याख्यात्मक स्वरूप नहीं था। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधियों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब का मानना है कि ये वर्तमान कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक आमूल चूक परिवर्तन लाएगा और किसी को भी अधिकतम
3 वर्षों में न्याय मिलेगा। उनका दावा यह भी है कि इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया, अपराधियों को सजा मिले सुनिश्चित किया गया है और साथ ही पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है। बहुत मामले में एक्स्ट्रेडिशन हुआ भी है, लेकिन आज भी बहुत मामले ऐसे हैं जहां एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो पाता है। यह सिर्फ कानूनी दांवपेच का है। स्वाभाविक है कि विगत अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को निरस्त कर भारत में 3 नए कानून आए हैं, उन कानूनों में जो बदलाव आया उसका राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग, विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपने तरह से इसका व्याख्या जरूर करेंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों। लेकिन हकीकत यह है कि आज हम सैकड़ों वर्ष पुराने उस कानून को, 1800 सदी में जो कानून बने थे, उस कानून को समाप्त कर हम 2023 में एक नए कानून को लाए हैं। यह निहायत बेहद बेहतर कदम है। लेकिन अब सवाल यह है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट तो बदल गया, एक नए कानून आ गए, नए कानून बनेंगे, देश में अमल होगा। लेकिन मैं गृह मंत्री साहब से, इस कहानी के माध्यम से मैं गृह मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि वो भारत में पुलिस एक्ट को भी बदलें। भारत का पुलिस एक्ट 1861 का है। उस समय भी अंग्रेज जो इस नियम को बनाए थे वो अपने सुरक्षा और को मद्देनजर, उस समय जो भी पुलिस थी वो अंग्रेजों की पुलिस थी और तदनुसार पुलिस एक्ट बना था। हम आज आज़ाद भारत में भी आज भी उसी पुलिस एक्ट के तहत भारत की पुलिस काम करती है। यह अलग बात है कि विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जो राज्य है, उस राज्य में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पुलिस अपनी व्यवस्था कर ली है, उसके अपने नियम और कानून हैं, उसके जो विधानमंडल हैं वो नियम कानून पारित करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर एक आता है कि अगर हम भारत के लोग संपूर्ण रूप से एक संविधान के तहत हैं, संपूर्ण रूप से एक तिरंगा के तहत हैं, संपूर्ण रूप से एक संसद के अधीन है, संपूर्ण रूप से एक राष्ट्रपति के अधीन भारत का संपूर्ण नागरिक है, उत्तरदायी है राष्ट्रपति के, तो फिर पूरे देश में एक पुलिस क्यों नहीं हो? पूरे देश के पुलिस के लिए एक कानून क्यों नहीं हो? वो भारत का पुलिस क्यों नहीं हो? कि चाहे हम उसे बिहार का पुलिस बोलें, बंगाल का पुलिस बोलें, तमिलनाडु का पुलिस बोलें, उत्तर प्रदेश का पुलिस बोलें या अन्य राज्यों की पुलिस भारत क्यों नहीं चाहिए? अगर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को समाप्त कर एक कानून बनाया गया है, ये भारतीय 3 कानून होंगे, तो फिर एक भारतीय पुलिस क्यों नहीं होगी? दूसरी बात, आज पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। यह निचली अदालत से लेके जिला के जो कचहरी हैं वहाँ से लेके भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक दीवानी और फौजदारी मुकदमे को मिला के करीब 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। अब सवाल ये है कि हम कानून तो बना देंगे, लेकिन कानून का अमल कौन करेगा? अगर पुलिस उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से वो करती आई है,
समय पे संपूर्ण साक्ष्य को हम कानून में भले बना देंगे कि हम 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर देंगे या हम 3 साल के अंदर निर्णय दे देंगे, लेकिन आज भी भारत में 4.5 करोड़ जो मुकदमे लंबित है उनका क्या होगा? हमारे गृह मंत्री का कहना है कि इस 3 कानूनों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत अधिक मजबूत होगा, बेहद मजबूत होगा, पक्का मजबूत होगा। लेकिन मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री से एक निवेदन यह है कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में क्यों नहीं बहस कर सकते हैं। उसके हिसाब से आर्टिकल 348 ब्रैकेट में ए of the Constitution of India provides that all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise provides. The 18th Law Commission of India, in its 216th report on non-feasibility introduction of Hindi as compulsory language in the Supreme Court of India, 2008, has, after detailed discussions with all stakeholders, inter alia, recommended that higher judiciary should not be subjected to any kind of even persuasive changes in the present societal context. The government has accepted the stand of the commission. इस साल 2023 के जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस के आसपास भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने खुली अदालत में यह घोषणा की थी कि न्याय प्रशासन को आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गणतंत्र दिवस पर 13 भारतीय भाषाओं में 1268 फैसले जारी करेगा। शुरुआत में 1091 निर्णयों का हिंदी में, 21 उड़िया में, 14 मराठी में, 4 असमी में, 1 गारो में, 17 कन्नड़ में, 1 खासी, 29 मलयालम, 3 नेपाली, 4 पंजाबी, 52 तमिल, 28 तेलुगु और 3 उर्दू भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। फिर यहाँ एक सवाल उठ जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके भारत के जो मुकदमा वादी और प्रतिवादी इन तमाम लोगों को उनकी भाषाओं में जजमेंट देगा, निर्णय उनको देगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में या देश के जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें अपनी भाषा में, हिंदी में या जो भी स्थानीय भाषा है उसमें आर्गू करने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा?
हम आज भी अगर ब्रिटिश पीरियड का अंग्रेजी हुकूमत के समय में जिस तरह अंग्रेजी बोलना, इन न्यायालयों में अंग्रेजी बोलना बाध्यकारी था, वजह ये था कि सभी अंग्रेजी न्यायाधीश थे, अंग्रेज के न्यायमूर्ति गण थे। अब अंग्रेजों को अगर हिंदी में समझ नहीं आएगा तो इसलिए उन्होंने न्यायमूर्तियों की सुविधा, तत्कालीन न्यायमूर्तियों की सुविधा के लिए उन्होंने अंग्रेजी मैंडेटरी कर दिया। लेकिन आज आज़ादी के 77 साल बाद क्या इन 77 वर्षों में भारत की न्यायपालिका या न्यायविद या न्यायमूर्तिगण हिंदी को नहीं समझ पाएंगे? उससे भी बड़ी बात कि अगर हम न्यायपालिका में जो मुजरिम हैं या जो मुवक्किल हैं या जो भी लोग हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा है, अगर उन्हें अपनी बात को कहने के लिए अधिकार नहीं मिले, अगर उनको अपनी बात कहने के लिए भी वकीलों का सहारा लेने पड़े, ये भी तो अंग्रेजों के समय से ही आ रहा है। परिवर्तन यहाँ भी होना जरूरी है। चाहे एक बार ही सही, जिनके विरुद्ध मुकदमा है उन्हें कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात अपनी भाषा में रखने के लिए, यह एक फैसला भारत की सरकार, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, भारत का जो संसद है, इसे निर्णय ले सकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, इन भारत के संसद में जो प्रबुद्ध जन हैं, माननीय संसदगण, मैं सभी लोगों से इस बात के लिए जरूर निवेदन करूंगा कि भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के माध्यम से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। इसके लिए हम दो बातें, पहला कि एक मुजरिम को अपनी भाषा में न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए अधिकार हो, यह अधिकार है, आज वो बोल सकता है। लेकिन जिस तरह से हम अपनी बात को रखने के लिए यह मैंडेटरी है कि हम वकीलों के माध्यम से ही मेरी मुकदमा या मेरी बातें रखी जाएंगी, इसमें सुधार होना अति आवश्यक है। इससे भारत की न्यायपालिका के साथ साथ भारत की जो कार्यपालिका है, भारत में जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं या जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों के प्रति जो विश्वास है वो देश के लोगों का विश्वास और अधिक होगा।